This video of computer science lectures is brought to you by Alpine Academy. Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. Computer science lecture for the students. Next SLOs हैं apply and demonstrate the installation process of Windows OS and other software in a computer. ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करते हैं और विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है, देखना है, लर्न करना है, सीखना है कि इसका प्रोसेस क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अप्लाई इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ एनी एंटीवायरस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विंडोज़ प्रोटेक्शन के लिए, हर तरह की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे वायरसेस अटैक होते हैं इंटरनेट यूज से, तो उसके लिए एंटीवायरस होता है कंप्यूटर में। तो उस एंटीवायरस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों की, किसी भी सॉफ्टवेयर की या फिर एंटीवायरस की और विंडोज़ की यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन आप इसमें सीखेंगे। अब देखिए कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होती है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोग्राम्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करना क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को प्रॉपरली इस्तेमाल करने के काबिल बना लें, बिल्कुल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो एक प्रोसेस होगा पहले उसकी इंस्टॉलेशन का, उसके बाद ही हम इसको ऑपरेट कर सकेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that installs files such as applications, drivers or other software into a computer. ठीक है, कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम जो मुख्तलिफ चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर डालता है, इंस्टॉल करता है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे तरह तरह के डिफरेंट ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशन, फिर ड्राइवर्स भी आपको बताया हुआ है कि साउंड के हिसाब से, ग्राफिक्स के हिसाब से, फिर उसके अलावा जैसे वीडियो, ऑडियो विजुअल बेसिस, इसके हिसाब से ड्राइवर होते हैं डिफरेंट, जो कि डिवाइसेस को एक्टिवेट करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो ये भी इंस्टॉल होते हैं बाकायदा। और तरह के डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर, इन सब को कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम इंस्टॉल करता है या फाइल्स को, वो इंस्टॉलर कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इनटू अ कंप्यूटर बाय वेरियस मींस। मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़रियों से इंस्टॉलेशन की जाती है सॉफ्टवेयर की। दे कैन बी डाउनलोडेड फ्राम द इंटरनेट, जैसे ऑनलाइन भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री डाउनलोड। कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी आप डाउनलोड कर लेते हो ऑनलाइन भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होती। दे कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल फ्राम एन इंस्टॉलेशन CD और DVD और फ्राम आ USB फ्लैश ड्राइवर। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर ऐसे है जैसे आप एडोब इलस्ट्रेटर उसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप, या फिर ऑटोकैड, ऑटोडेस्क वो इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप इसकी CD लोगे बाहर मार्केट से, और CD को या फिर DVD लोगे, उनको फिर आप उसमें एडोब फोटोशॉप है, ठीक है, फ्लैश प्लेयर है, उसको आप फिर CD-ROM के थ्रू जब आप उसमें डालोगे तो एक इंस्ट्रक्शन टाइप सारी सामने कमांड्स आना शुरू हो जाते हैं, किस तरह करें, इस तरह करें। वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन सामने आती है हम उस तरह करते जाते हैं, तो वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, USB के ज़रिए भी, USB को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पोर्ट्स के थ्रू CPU के साथ, तो फिर वो शो कर देता है नीचे आइकन में कि ये है ये USB। फिर माई कंप्यूटर में हम देखते हैं USB कहाँ पर है, इसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं। कॉपी करने वाली फाइल्स भी होती हैं, इसके अलावा जो भी हमारा सेटअप हो, सेटअप को किसी भी प्रॉपर प्रोग्राम का सेटअप होता है, सेटअप फाइल, उसको भी हम ले लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी उस USB के थ्रू भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये नीचे छोटा सा एक इमेज है, इसमें ये कि एक इंस्टॉल्ड हो चुका है, ऑफिस इसमें इंस्टॉल हो चुका है। जब हो चुका है तो फिर वो इसी तरह इंडिकेशन दे देता है कि दी इंस्टॉलेशन वॉज सक्सेसफुल। तो हम फिनिश का बटन प्रेस करते हैं, तो इसके बाद बिल्कुल एप्लीकेशन रेडी होती है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकें, इसको अप्लाई कर सकें। इसी तरह जैसे न्यू कंप्यूटर हो, उसमें आपके पास क्रोम नहीं है गूगल सर्चिंग बार पे, तो आप ना गूगल क्रोम को इंस्टॉल करते हो। नॉर्मली ऑनलाइन हो जाता है,
सर्च में जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके जो भी ब्राउज़र है उसमें आप लिखते हो फ्री डाउनलोड गूगल क्रोम, ठीक है। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन आती हैं, फिर उसकी फाइल जो सेटअप फाइल है ना वो आएगी। फिर सेटअप फाइल को आप रन करोगे, किसी में ऑप्शन आती है रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, किसी में इसको ओपन करना होता है डिफरेंट, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन करनी होती है ना वो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज के अंदर हमारे सामने आती जाती है, तो हम उस तरह करते हैं तो इंस्टॉलेशन हो जाती है। यानी इंस्टॉलेशन किसके थ्रू होती है? इंटरनेट ऑनलाइन भी हो जाती है, फिर सीडीज़ या डीवीडीज़ के ज़रिए जो हम बाहर से बाय करते हैं, ठीक है, और फिर यूएसबी के थ्रू भी हो जाती है, क्योंकि यूएसबी के अंदर जो भी प्रोग्राम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको हम कनेक्ट करते वहाँ से उसकी फ़ाइल कंप्यूटर के अंदर ले लेते हैं। तो आपको इसकी प्रॉपर समझ कैसे आएगी? ऐसे ही आएगी अगर पीसी आपके पास है, कोई भी एप्लीकेशन आप उसमें डाउनलोड करके देखें, कोई चीज़ ऑनलाइन आप इंटरनेट से डाउनलोड करके देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सीडी है, नहीं है तो छोटे से सिंपल सॉफ्टवेयर की सीडी आप लें और इसको इंस्टॉल करके पूरे प्रोसेस को करके देखिए किस तरह से इंस्टॉल हो रही है। और आप स्कूल में भी इसको कर सकते हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल आप लैब में, कंप्यूटर लैब में कर सकते हैं। आप अपने टीचर से कहिए कि वो आपके सामने प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करके बताए, सबको एलैबोरेट करते हुए दिखा के। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ज़्यादा समझ में आएगी। और अगर आपको स्टेप्स की समझ आती है तो आप आंसर भी खुद लिख लेते हो अपनी क्रिएटिव वर्डिंग में हो कि ये स्टेप है, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और ये आपको उसी वक्त याद भी हो जाएगा। और आई थिंक कि अभी जो बुक है इसका ज़्यादा मकसद यही कि प्रैक्टिकली आप इसको करो, सब चीज़ों को समझो, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस हैं। तो आप मैक्सिमम ये करो कि आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, इनको प्रैक्टिकली करके देखो, जो जो चीज़ एवरेज कॉन्सेप्ट हैं यूजिंग के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, इंस्टॉलेशन के हिसाब से, इन चीज़ों को देखो, पूछो टीचर से, करके देखो, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ इंस्टॉल करना, अक्सर विंडो डैमेज हो जाती है, करप्ट हो जाती है, ठीक है, विंडो उड़ गई जिसको आप कॉमन वर्ड्स में बोलते हो, ठीक है। और फिर विंडोज़ नहीं भी हो या विंडो अपग्रेड करानी पड़ती है, कभी चेंज करानी होती है, ठीक है, या नए सिस्टम में इंस्टॉल करके देते हैं, तो आप इसको बाहर से कराते हो, यानी किसी भी कंप्यूटर पॉइंट से। तो जिनको पता होता है वो नॉर्मली सीडी अपने पास रखते हैं, सीडी लेके खुद भी इंस्टॉल कर लेते हैं। या एक सीडी एक दफ़ा यूज़ नहीं होती, एक दफ़ा अगर आपके पास सीडी है किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो वो जब तक वो आप उसको केयर से रखेंगे वो जितनी मर्जी मरतबा आप उससे इंस्टॉलेशन करते जाएंगे। जैसे कंप्यूटर पॉइंट वालों के पास तो सीडीज होती हैं, वो बस इंस्टॉल करके देते हैं, सर्विस चार्जेस ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप खुद भी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हो। कभी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, जो ज़रूरी डाटा है इसको आप हार्ड डिस्क में सेव करो, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है, वहाँ से डाटा इधर उधर नहीं होता, वहाँ पे महफूज रहता है। बाकी सारी सी के अंदर ही, बाकी ड्राइव्स के अंदर सारी फॉर्मेटिंग हो जाती है, क्लियर हो जाता है डाटा। तो विंडोज़ आपको खुद इंस्टॉल करनी भी आनी चाहिए, तो ये आप करके देखेंगे तब आपको आएगी, ठीक है। Operating system is the most essential software and there are many operating systems available. Windows is the most commonly used operating system which is developed by Microsoft. Microsoft ने जो Windows का operating system बनाया ना, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। Choosing an operating system depends upon the hardware that we have. कौन सा हार्डवेयर हमारे पास, यानी कौन सी डिवाइस है, उसके हिसाब से हम ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर ये चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं। विंडोज सबसे सिंपल और कॉमन यूज के अंदर है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर स्पेसिफाइज द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। जब हम कंप्यूटर पॉइंट्स के पास जाते हैं ना, कंप्यूटर पॉइंट या किसी शॉपकीपर के पास, वेंडर के पास जाते हैं, तो वो हमें बताता है कि हार्डवेयर यानी जो आपकी डिवाइस है, वो भी आपके पास है सिस्टम, उसके हिसाब से कम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए विंडोज़ के हिसाब से, कि इसके ऊपर कौन सी विंडो चलेगी या नहीं है। फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज़ 10 वी विल नीड एटलीस्ट द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो सिस्टम के एतबार से जिसको बोलते हैं ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, इसको कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है।
तो अगर विंडोज़ 10 आपने रन करनी है अपने सिस्टम पे, तो इसके लिए एटलीस्ट उसकी कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी जो आपके सीपीयू के अंदर ना, वो ये होनी चाहिए। सपोज मैं पर्सनली मैं भी पिछले दिनों में विंडोज़ 7 यूज़ कर रही थी, विंडोज़ 7 प्रोफेशनल, ठीक है। तो कुछ सॉफ्टवेयर उसके ऊपर रन नहीं कर रहे थे क्योंकि पुरानी चीज़ें जो अपडेटेड नहीं होती, कुछ पहले वक्त की, जैसे उसमें डेवलपमेंट नहीं होता, उसके ऊपर नई चीज़ें कुछ चल नहीं रही होती, कंपैटिबल नहीं होती, तो हमें वक्त के हिसाब से इनको चेंज करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो फिर मैंने विंडोज़ चेंज कराई, विंडोज़ 10 अपडेट कराई, ठीक है। तो लेकिन विंडोज़ 10 या किसी भी अपडेशन के लिए कि एक चीज़ हैवी है, ठीक है, तो वो सिस्टम के ऊपर चलेगी भी या नहीं। सपोज एक मेरी दोस्त है, ठीक है, तो उसके पास ना एक लैपटॉप था और थोड़ा पुराना था, ठीक है। उसके अंदर एक एप्लीकेशन थी जो कि विंडोज 7 थी, उसके अंदर वो रन नहीं कर रही थी। अब उसने सोचा कि लैपटॉप है, ठीक है, चल जाएगा, दैट्स इट, मैं इसके ऊपर विंडोज अपडेट करा लेती हूँ। तो उसको इतना इस चीज़ का पता नहीं था कि स्पेसिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन की चेकिंग होती है, ये वो। उसने विंडोज़ कराई बाहर से, पैसे वगैरह भी दिए, ठीक है। मुश्किल 4-5 दिन विंडोज़ उसकी चली और उसका लैपटॉप डेड हो गया। एक तो वो वैसे ही मशीन पुरानी थी, सेकेंडली कभी कुछ और भी हो सकता है, बहरहाल बैटरी इशू भी था उसमें। लेकिन जब हम एक चीज़ रन करने जा रहे होते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो वेंडर है वो भी हमें मिसगाइड नहीं कर सकता, उसको भी, उसके जहन में भी होता है कि इनको पता है, नॉलेज है, तो हम इस हिसाब से इनको डील करें, सही बात बताएं। तो एक मशीन की अपनी एक गुंजाइश होती है कि ये इतना वेट, वजन बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस जिसके ऊपर सादा चीज़ें ही चलेंगी, सपोज आजकल के जो नए एंड्रॉयड मोबाइल हैं, स्मार्टफोन है, तो आज से कोई 4-5 साल पहले पुराने, उसके अंदर जिन लोगों के पास हैं भी, उनमें बहुत सारी आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या फंक्शंस हैं या एप्लीकेशन है जो वो उसमें नहीं चलते। उनकी रैम वगैरह इतनी वीक होती है, ठीक है, डाटा इतना स्टोर नहीं हो पाता। और जबकि कम प्राइस में जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं एंड्रॉयड के, उसके अंदर इसके फीचर इतने ज़्यादा हैं कि हर चीज़, आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। बेशक इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं भी होती, लेकिन फंक्शंस वो प्रॉपरली कर रहे होते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट मॉडलिंग में आए होते हैं। तो फिर विंडोज़ 10 को सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर रन करने के लिए किन चीज़ों को देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, अब ये कॉन्फ़िगरेशन को आप नोटिस करें। जैसे प्रोसेसर, मतलब सीपीयू जो है आपका प्रोसेसर, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले देखिए। तो विंडोज़ 10 के लिए ये हम चीज़ें देख रहे हैं, जैसे 1 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, इसकी स्पीड एटलीस्ट इतनी हो, इससे ज़्यादा हो वो कोई मैटर नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 1 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड ऑफ सीपीयू शुड बी एटलीस्ट 1 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इससे कम होगी तो फिर विंडोज़ 10 नहीं वर्किंग नहीं करेगी, इस पर चलेगी नहीं। नेक्स्ट मेमोरी इसकी देखी जाती है, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसमें देखें 1 GB, ठीक है, फॉर 32 बिट और 2 GB फॉर 64 बिट, ठीक है। अब ये सिस्टम, पीछे भी आपने जैसे सीपीयू कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था, जैसे सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से, इसके फंक्शंस के हिसाब से, तो इसकी रेंज होती है। जैसे कोई सिस्टम 32 बिट में होता है, कोई 64 में है, तो जो 32 में है उसके साथ 1 GB इसकी हो रैम, नहीं तो फिर अगर 64 बिट में है तो फिर 2 GB एटलीस्ट रैम होनी चाहिए। तो यूजुअली मतलब 4 GB रैम प्रेफर की जाती है, फिर इससे ज़्यादा जितनी भी हो, एटलीस्ट 2 GB रैम इज़ बेटर इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ न्यू सिस्टम फॉर यू, ठीक है। 32 के ऊपर है तो फिर 1 GB चलेगी, 64 है तो 2 GB, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट हैं, ठीक है। इससे कम होंगी तो फिर नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा होंगी तो फिर चलेगा। इसमें रैम आ गया, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम की ये जो गुंजाइश है ना, जो रेंज बताई गई है। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। 32 बिट एंड 64 बिट आर डाटा यूनिट्स, ठीक है, ये डाटा यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट जो देखा जाता है वो स्टोरेज है। स्टोरेज कितनी, यानी कितने चीज़ों को ये स्टोर कर सकता है, कितनी लिमिट तक डाटा को। 32 GB, यानी हार्ड डिस्क स्पेस जो है ना इसकी शुड बी एटलीस्ट 32 गीगाबाइट, ठीक है। 32 GB इसकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए कम से कम,
सही। स्टोरेज के ऊपर आके हम जो परमानेंट मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, आगे ग्राफिक्स। हार्ड डिस्क के आपने पिक्चर वगैरह इलस्ट्रेशन भी देखी है, आपको मालूम है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। डायरेक्ट X9 और लेटर विद WDDM, ये कार्ड्स की स्पेसिफिकेशन है ग्राफिक कार्ड्स की, ठीक है। मतलब इतनी हो, अगर आपको पता होगा कि इतने चाहिए, इतने रिक्वायर्ड हैं, तो आप यही बात करोगे तो वेंडर आपको बिल्कुल मिसगाइड नहीं करेगा, उसी हिसाब से आपको चीज़ें देगा। और वैसे भी आपको खुद भी पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप सिस्टम लो, नॉलेज का पता होना चाहिए, चीज़ों का पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन एक स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या यूनिट्स हैं, कैसी कैसी मेजरमेंट हैं। सो ड्राइवर्स के हिसाब से इसमें 1.0 ग्राफिक्स कार्ड इज कंप्यूटर हार्डवेयर दैट प्रोड्यूसेस इमेजेस सीन ऑन मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। यानी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हमें जो कुछ भी इमेजेस वगैरह पिक्टोरियल इफेक्ट नज़र आते हैं ना, डिज़ाइन कलर्स, जो ये सब ये मैटर है। तो ग्राफिक कार्ड की जो वर्किंग की मेजरमेंट है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे ये एटलीस्ट है विंडोज़ 10 के हिसाब से, वरना एक चीज़ में आपको पता है कि बहुत क्वालिटीज़ हैं। जैसे आजकल अगर आप एंड्रॉयड लेना चाहो तो 20,000 से लेके कितने, मतलब 4 लाख तक, 5 लाख तक, 2 लाख तक, ठीक है। और नॉर्मल कॉमन में भी अगर आप कॉमन यूज़ में भी देखो तो 20,000 से 1 लाख तक कॉमनली आजकल मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। तो ये अलग अलग उनके फंक्शंस हैं, ठीक है। एक रेंज है फंक्शंस के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इसी तरह जैसे ग्राफिक्स कार्ड है, ये भी डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं, तो एटलीस्ट ये होने चाहिए। आगे है डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी कि जो हमें सामने नज़र आ रहा है, कंप्यूटर मॉनिटर कैपेबिलिटी, यानी कितने हद तक किस लेवल के ऊपर दिखाने की सलाहियत होती है स्क्रीन में, मॉनिटर की स्क्रीन में, ठीक है। या जो कुछ भी डिस्प्ले किया जा रहा है, डिस्प्ले का जो हमारा जो साइज़ वाइज है वो इतना, या उसका हिसाब 800 इंटू 600 इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितनी चीज़ें हैं जिनको कन्फिगर करना है, कन्फिग्रेशन में नोटिस रखना है। जैसे प्रोसेसर है, मेमोरी है, स्टोरेज है, ग्राफिक्स कार्ड है और डिस्प्ले है। अब आपने ये देखा इसमें विंडोज 7 वगैरह की या पीछे विस्टा की कोई और बात नहीं की गई, एटलीस्ट 10 है या इसके आगे बहुत सारी है, ठीक है। अब 10 इसलिए कि क्योंकि ये कंपैटिबल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विंडोज़ तो पुरानी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन जो जदीद एप्लीकेशन है ना, वो इसके ऊपर रन नहीं करती प्रॉपरली पिछली विंडोज़ पे। तो आपको रेकमेंड ही ये की जा रही है कि अगर आप सिस्टम स्टार्ट ही करें तो आपको कम से कम इतना हिसाब किताब रखना चाहिए विंडोज़ 10 के हिसाब से, और इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड और डिस्प्ले, 5 चीज़ें आप इनको ज़रूर नोटिस करें। अब ये देखें इस फिगर में, इस पिक्चर में या इमेज में दिखाया जा रहा है विंडोज़ 10, ठीक है। व्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। अब ये प्रैक्टिकली आपको बताया जा रहा है कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से देखते हो, आपको कैसे पता चलता है। आप खुद इसको चेक कर सकते हो। अगर आप चेक कर रहे हो, बाय कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, या वैसे ही कहीं पे कंप्यूटर है उसको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना चाह रहे हो, तो नॉर्मली आप देख सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है कि राइट क्लिक करना है, आइकन्स होते हैं डिस्प्ले पे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो उसमें जो माई कंप्यूटर होता है या फिर दिस पीसी, इस नेम से, किसी भी नेम से ये आइकन होगा, आप जिसमें सारे ABCD जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, सारा कंप्यूटर का डाटा मेनली हमें नज़र आ रहा होता है, माई डॉक्यूमेंट ये बस। आप तो माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी लिखा होता है, इस आइकन के ऊपर आप माउस से राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, लेफ्ट नहीं राइट। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन की सीरीज ओपन होती है, ठीक है, छोटी सी विंडो, इसमें ऑप्शन लिखी होती है कुछ 7-8 ऑलमोस्ट। तो उसमें से जो लास्ट वाली है 6 to 8, उसमें से जो लास्ट वाली है वो उस पर लिखा होता है प्रॉपर्टीज़। आपने प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी। ये शॉर्ट तरीका है, इसके अलावा वैसे भी पूरे सिस्टम में डिफरेंट जगह हैं, हर जगह पे जाके हम कंट्रोल पैनल के अंदर या पूरे सिस्टम में प्रोग्रामिंग के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सादा सा मेथड है, इससे आपको कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाएगा कि ये जिस भी कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर, जिस भी कंप्यूटर को आप चेक करना चाहें कि इसकी अंदर की स्टोरेज वगैरह या क्या सिस्टम है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आपने दिस पीसी या माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ को ऑन करना है, फिर आपके सामने इस तरह की पिक्चर आ जाएगी। अब ये देखिए कोई भी किसी कंप्यूटर की एक पिक्चर है, इमेज है विंडोज़ 10 के हिसाब से।
ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि ये इसमें जो विंडोज़ हुई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ये मतलब पूरी रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो की प्रोडक्ट सीरियल प्रोडक्ट वगैरह भी मांगते हैं, मतलब पूरी एक्टिवेट करके विंडोज़ को इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रोसेसर इसका कितना है, ठीक है, इसमें कोर भी मेंशन है, i3 है, ठीक है, इंटेल है, फिर इसकी गीगाहर्ट्ज़, इसमें स्पीड वगैरह ये भी मेंशन है। फिर इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम इसकी 4 GB है, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सिस्टम टाइप कौन सी है, 64 बिट, अभी बिट की बात हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 32 वाला नहीं है, तो ये है, तो इसके हिसाब से हमें एटलीस्ट 2 GB रैम तो चाहिए थी। 4 GB रैम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम टाइप होगी। इसके बाद आगे मजीद इसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं और भी आती है ना, जैसे नीचे आप देख रहे हो कंप्यूटर नेम, डोमेन, वर्क ग्रुप, सेटिंग, मजीद इसकी पूरी डिटेल भी नीचे आ जाएगी। तो ये जो सिस्टम के बारे में स्पेसिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इस तरीके से देख सकते हो। किसी भी कंप्यूटर को चेक करने के लिए, या आप अगर आपके पास नहीं भी है, अगर आप नहीं भी लेना चाह रहे, फिर भी आप इस लेक्चर को देखने के बाद ज़रूर जब भी पीसी देखें तो इसको प्रैक्टिकली करके देखें, और इसमें फिर नोटिस कीजिएगा। फिर कभी लैपटॉप को देखें, उस पर देखें, फिर डिफरेंट सिस्टम, स्कूल में, घर में किसी फ्रेंड का हो, वहाँ पे इसको ओपन करके देखें कि कैसी कैसी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चेक होती है और क्या क्या रेंजेस हैं इसकी, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। मेजर स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए जो मेन स्टेप हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स तो नहीं, मेन स्टेप्स, जैसे इंसर्ट द विंडोज़ इंस्टॉलेशन डीवीडी या फ्लैश ड्राइव, आपके पास फ्लैश ड्राइव है या फिर डीवीडी के अंदर है, सीडी है, जो भी है, उसको आपने इंसर्ट करना है सीडी रोम में, डीवीडी रोम में, ठीक है, डीवीडी प्लेयर में, उसको आपने डाल दिया अंदर, इंसर्ट कर दिया। उसके बाद रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, फिर आपने अपना कंप्यूटर को, पीसी को रीस्टार्ट करना है, यानी ऑन है तो आपको इसमें, आपने इसको ऑफ नहीं करना बल्कि रीस्टार्ट की ऑप्शन देनी है। जब हम शट डाउन कर रहे होते हैं, ऑफ करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन आती है ना, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट, इस तरह से, तो रीस्टार्ट वाली ऑप्शन, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर फिर से ऑफ होके ऑन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, वेट फॉर द फर्स्ट स्टार्टअप स्क्रीन, जो आपने देखना है कि सबसे पहले स्क्रीन कौन सी अपीयर होती है, ठीक है, तो वो ब्लैक कलर की होती है, वो आपको पता है जब आप ऑन करते हो तो एकदम से हम आगे चली जाती है ना, एक सेकंड में, एक आध सेकंड में, फौरन से मोमेंट में ही ना आगे चली जाती है स्क्रीन जब हम नॉर्मल कंप्यूटर ऑन करते हैं। तो उस वक्त आपने क्या करना है, जैसे ही वो स्क्रीन अपीयर होती है ब्लैक की सबसे पहले, उस पर आपने करना है प्रेस और होल्ड डेल और F2 टू एंटर दी बायोस स्क्रीन, ठीक है। ये कीज हैं, इनको आपने F2 फंक्शन कीज होती हैं सारी ना, ऊपर F की जो है कीबोर्ड के ऊपर, तो फंक्शन की F2 को आपने प्रेस करना है, ठीक है। लोकेट द बूट ऑर्डर या फिर बूट सीक्वेंस, बूट सिस्टम में आपने चले जाना, बूट सिस्टम में सेटिंग को चेंज करने के लिए या अपडेशन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सिलेक्ट बूट ऑर्डर, बूट सीक्वेंस एज पर योर इंस्टॉलेशन सोर्स। अब क्या होगा कि आपके सामने ना इंस्ट्रक्शंस आती जाएंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी आपने उसी तरह करना है कि ये करें, इसको प्रेस करें, जो भी जैसे होगा इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन आ रही होती है वैसे वैसे हमने करते जाना, ठीक है। जहाँ पे जब तक हमें अगली इंस्ट्रक्शन नहीं आती हमें वेट करना होता है, ठीक है, जितना भी टाइम लगे। उसके बाद है कि 1 2 3 ऑप्शन है, जैसे USB फ्लैश या USB हार्ड डिस्क, फिर USB CD और DVD रोम, फिर इंटरनल CD और DVD रोम, ठीक है। ये बूट ऑर्डर के अंदर इसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे आपकी इंस्टॉलेशन हो रही हो, जैसे आपने कहाँ पे CD को किस में रखा है, USB से कर रहे हो या फिर DVD रोम में डाला है इसको, CD है या फिर DVD रोम है, हार्ड डिस्क है, जो भी है वो ऑप्शन आपने ऑन करके उसके बाद आपने सिलेक्ट एनी ऑप्शन इसमें से, जैसे अपग्रेड करना है या फिर कस्टमाइज इंस्टॉलेशन एडवांस्ड, तो आपने सिर्फ उसको अपडेट करने के लिए अपग्रेशन करें या फिर इसको आप फिर से इंस्टॉल कर रहे हो। एक और तरीका होता है जैसे फॉर्मेट करने का, वो अलग है। अब नॉर्मली यहाँ पे अपग्रेड का बताया गया है, सही है। सिलेक्ट एनी ड्राइव फॉर इंस्टॉलिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फॉलो दी स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आती जाएं आप उनको फॉलो करते जाएं, तो लास्ट तक जितना भी टाइम लगेगा टाइम के ऊपर
वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। जब कंप्लीट हो जाएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फिनिश है, आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो गई है, जो भी है। तो ये आपको प्रॉपर समझ जो है सही ठीक से समझ तभी आएगी जब आप खुद इसको इंस्टॉल करोगे या फिर कहीं पे इंस्टॉल होता हुआ देखोगे। तो आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन को ज़रूर देखिए, किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके डीवीडी से, और इसी तरह विंडोज़ को इंस्टॉल करके देखें। अपने टीचर से बोलें, आप स्कूल में जाते हो, इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं भी, कि उनको कहेंगे प्रॉपरली आप स्टेप बाय स्टेप बताते हुए उनको, इलस्ट्रेशन के साथ नहीं बल्कि प्रैक्टिकली कंप्यूटर के अंदर बाकायदा वो विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए आप सबको दिखाएं और बताएं। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है इंस्टॉलिंग ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऑफिस को सिंपली हम कहते हैं ऑफिस है सिस्टम है या नहीं, तो ऑफिस को इंस्टॉल करना। ऑफिस 2010 माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है। इसमें वर्ड भी है, ये देखें नीचे आइकन्स हैं सारे बने हुए। इसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, ठीक है, पावर पॉइंट है इसमें, और भी डिफरेंट ये सारी चीज़ें हैं। ये सब एक ही ऑफिस में, एक ही जो है ना पैकेज के अंदर सब कुछ, सारे टूल्स और सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसको कम्प्लीटली हम ऑफिस कहते हैं, ठीक है। ये 7 और इससे पहले 3 ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है। 10 है, फिर 16 है, अब तो काफ़ी सारे अपग्रेडेशन आ चुकी है ना, अब अपडेशन है, अपग्रेड हो चुके हैं। तो ये आपके सामने एक इमेज है जैसे कि ऑफिस 2010 माइक्रोसॉफ्ट की, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो है, एवरेज ज़रूरियात, डाटा वगैरह के लिए एक्सेल शीट्स बनती हैं, टेक्स्ट या टाइप करना हो, फाइल क्रिएट करनी हो, कुछ भी वो हम वर्ड में कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी हो पावर पॉइंट में हो जाती हैं, ठीक है। और एनिमेशन छोटी मोटी कुछ, बल्कि इतनी ऑप्शन होती हैं कि क्योंकि नॉर्मल काम हम कर लेते हैं। अगर हम एक एप्लीकेशन की सारी ऑप्शंस को, टूल्स को इस्तेमाल करके देखें तो तब हमें पता होता है, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ऑप्शंस हैं इसमें, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर ऐसी बहुत सारी ऑप्शन हैं जिसमें आप अच्छी खासी वीडियोस बना सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, स्लाइड्स प्रिपेयर करते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बहुत कुछ है, ठीक है। वर्ड के अंदर भी बहुत कुछ है, मतलब हर एप्लीकेशन में बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। तो विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच नीड्स टू इंस्टॉल रादर सॉफ्टवेयर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर कंप्यूटर. So Office Automation software is the most common software package that we install on our computers. तो ये complete average complete package होता है, इसमें हमारी different ज़रूरियात जो है काम से मुतालिक डाटा वगैरह से, डाटाबेस से मुतालिक पूरी हो जाती हैं इस पैकेज में। तो ये जनरली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जर्नल पर्पस के लिए ऑफिस ही है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये स्कूल लैब में भी इस्तेमाल होता है, ऑफिस में भी इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस में इस्तेमाल होता है। कमर्शियल लेवल पे भी होता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, ठीक है। टीचिंग में होता है। जनरली यू फिल एंड यू विल फाइंड MS ऑफिस इन स्कूल्स, ऑफिसेज एंड अदर प्लेसेस। MS ऑफिस कंटेन्स वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड जिसको बोलते हैं, फिर स्प्रेडशीट, MS एक्सेल जिसको कहते हैं, फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको MS एक्सेस बोलते हैं, और फिर इसमें ईमेल एप्लीकेशन होती है MS आउटलुक जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सारे शॉर्ट नेम भी हैं और डिस्क्राइब नेम भी हैं। इन क्लास 9 वी विल यूज MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS एक्सेस इन कमिंग यूनिट्स, ठीक है। और इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल भी करोगे इंशाल्लाह। अब अगर आपने MS ऑफिस पैकेज को, कंप्लीट पैकेज को यानी ऑफिस को आपने इंस्टॉल करना है सिस्टम में, तो इसके लिए ये स्टेप्स हैं जो मेन स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स। जैसे रन दी MS ऑफिस सेटअप फ्रॉम USB, DVD और हार्ड डिस्क बैकअप, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर अगर पड़ा हुआ है कहीं पे पहले से डाटा में, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क में मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज है, तो इसमें डाटा पहले से भी अगर आपके पास है पुराना पहले का तो वहाँ से लें, या फिर अगर DVD से कर रहे हैं तो वो होगा, या फिर USB से ले रहे हो, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन है। यहाँ से आपने सेटअप फाइल उठानी है, ठीक है। सेटअप फाइल लेकर इसको आपने रन करना है, ठीक है। ऑप्शन आती हैं, जब हम उसको क्लिक करते हैं उसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शन आती हैं, तो आपने रन वाली ऑप्शन, ओपन ही रन की ऑप्शन को क्लिक करना है। देन चेक दी बॉक्स मार्क्ड I accept the terms of this agreement and click on continue, ठीक है। फिर टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से
जनरली एक एग्रीमेंट आता है यूज़र के सामने, तो आपने उसको जस्ट एग्री करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है टिक करके बटन को, और फिर कंटिन्यू का बटन प्रेस करना होता है। एंटर प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट की हमने ज़रूर एंटर करनी होती है। प्रोडक्ट की होती है कि जैसे एक लाइसेंस होता है, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये ऑफिशियली हमें परमिशन है कि हाँ हम ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, जिनका है उन्होंने हमें इजाज़त दी है। तो ये लाइसेंस की जो है या प्रोडक्ट की इसको बोलते हैं, ये जब हम डीवीडी लेंगे तो या सीडीज़ वगैरह लेते हैं उसके ऊपर लिखी होती है, और अगर नहीं भी तो आपको वेंडर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप जब भी बाय करो डीवीडी इसके लिए तो आप ज़रूर पूछ लो कि इसकी प्रोडक्ट की सीरियल की क्या है, लाइसेंस नंबर वगैरह और वहाँ पे लिखी भी होती है। और अगर हम बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं तो वो लोग खुद इसमें प्रोडक्ट की जो है ना वो एंटर करके देते हैं, पूरा एक्टिवेट करते हैं। यानी ये जो ऑफिस है ये एक्टिवेट ही तब होता है जब हम प्रोडक्ट की प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए ये ऑनलाइन प्रॉपरली नहीं होता। कुछ एक्सपर्ट लोग इसको ऑनलाइन भी कर लेते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड, ठीक है। और जब करना भी हो तब भी हमें प्रोडक्ट की ही ज़रूरत होती है, वरना एक आध दिन 2-3 दिन चलेगा और फिर वो वर्किंग नहीं करेगा, और वर्किंग के लिए वो फिर प्रोडक्ट की मांगेगा, लाइसेंस नंबर वगैरह ये वो। तो हमारे पास एग्जैक्टली होगी तो फिर उसको सर्च करना इंटरनेट पे काफ़ी मुश्किल होता है। तो इट्स बेटर कि आप डीवीडी के थ्रू इसको इंस्टॉल करो, या आपके पास सेटअप है हार्ड डिस्क में या यूएसबी में तो वहाँ से करो, प्रोडक्ट की ज़रूर आप इसमें एंटर करो, पुट करो। फिर नेक्स्ट है कि क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ फॉर कस्टमाइज प्रोसीजर, ठीक है। इंस्टॉलेशन का बटन आप प्रेस कर दोगे, देन सिलेक्ट द पैकेज विच यू वांट टू इंस्टॉल, फिर क्लिक इंस्टॉल नाउ। ये सब आपके सामने ना इंस्ट्रक्शंस आती जाएंगी, जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने ये आएगा, आप खुद इसको करते जाओगे। देन इंस्टॉलेशन बिगिंस, फिर इंस्टॉलेशन होती है और विंडो हमारे सामने अपीयर होती है। यानी जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं ना हमारे सामने जो चल रही होती है विंडो ही होती है, विंडो अपीयर होती है जिसमें लाइट बार के थ्रू पता चलता है कि इतनी इंस्टॉलेशन हो गई, इतनी बाकी है या कुछ भी है। फिर देन क्या होता है कि MS ऑफिस इंस्टॉलर विल नोटिफाई ऑटोमेटिकली आफ्टर फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमें इंडिकेट कर देता है वो इंस्टॉलर, जो भी सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहा होता है प्रोग्राम, वो हमें बता देता है कि इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो फिनिश का बटन प्रेस करके हम उसको फिर ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उससे। तो ये मेजर स्टेप्स हैं। फिर जब आप खुद करके देखोगे ना इस ऑफिस को इंस्टॉल, तब आपको पूरी तरह इसकी समझ आ जाएगी, इसके पूरे स्टेप्स की समझ आ जाएगी, इंस्ट्रक्शंस खुद ब खुद आपके सामने आएंगी, यू हैव टू जस्ट फॉलो देम। Before installing MS Office, make sure that your hardware and software meet with the minimum requirements for the version of MS Office that you want to install. ठीक है। अब देखिए कि जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ से पहले भी हमने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की बात की, इसी तरह से MS ऑफिस की भी सीरीज़ हैं, लाइक 2003 भी होगा, 7 है, 10 है, 16 है। करंटली आई एम यूजिंग 16, ऑफिस 16, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी सीरीज़ हैं, तो आपने ये देखना है कि विंडोज़ कौन सी है, इसके अंदर कौन सा ऑफिस पैकेज चलेगा, ये आपने पहले देखना है, ठीक है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में डिफर फ्रॉम वर्जन टू वर्जन, सही। जैसे कि अगर ऑफिस 16 है वो किसी भी पुरानी विंडो पे वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है, एटलीस्ट ये 10 पे ही चलेगा। अगर 7, 10 सॉरी एटलीस्ट ये विंडोज़ 10 पे चलेगा और 7 वगैरह पे ये वर्क नहीं करेगा, 16 ऑफिस 2016। इस तरह फॉर MS ऑफिस 2013 द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर 1.6 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर। कि अगर आपने MS ऑफिस 2013 करना, 2013, ठीक है, यहाँ पे 10 की पिक्चर बताई, 7 की बात हो रही थी, जो भी है, अगर आप 13 भी करना चाह रहे हो तो उसके लिए कम से कम रिक्वायरमेंट की क्या कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है कि आपका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड कितनी हो, 1.6 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, और कम से कम रैम कितनी होनी चाहिए, 1 GB रैम हो, ठीक है, और 3 GB हार्ड डिस्क हो, फ्री स्पेस, यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क है इसमें इतनी स्पेस खाली हो कम से कम, ठीक है, क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर की बहुत सारी फाइल्स होती हैं,
तो वो सारा डाटा ही तो होता है, वो फिर डाटा स्टोरेज सारे सिस्टम में मैनेज होना होता है, इसलिए हमें मेमोरी वगैरह ये सारी चीज़ों को देखना होता है, रैम रोम वगैरह की सारी चीज़ों को। तो हार्ड डिस्क जितना भी डाटा पहले से है जो भी है, इसमें 3 GB स्पेस फ्री हो एटलीस्ट, ठीक है। फिर मिनिमम विंडोज 7, कम से कम विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एंड ग्राफिक्स ड्राइवर, उसमें प्रॉपरली ड्राइवर्स भी इंस्टॉल्ड हों ग्राफिक्स के सारे, ठीक है। और कम से कम कौन सी विंडो हो, विंडोज 7, उसके ऊपर आप 2013 ऑफिस का पैकेज रन कर सकते हो। और अगर आप 16 का करो तो वो फिर एटलीस्ट 10 के ऊपर होगा, विंडोज 10 पे, और उसके हिसाब से रैम वगैरह इसकी स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन भी उस हिसाब से हर चीज़ चेंज होगी। जैसे कि हार्ड डिस्क की कितनी स्पेस होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये उसी हिसाब से चेंज होगा। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है और इन चीज़ों को स्पेशली देखना चाहिए, क्योंकि अपडेशन आती रहती है। आपको इस चीज़ से ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आप लोग स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करते हो, एंड्रॉयड वगैरह, उसमें इतनी एप्लीकेशन होती हैं, इतने छोटे छोटे ऐप्स हैं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग ऐप्स होते हैं, फिर गेम्स के ऐप्स होते हैं, इतनी वीडियो गेम्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें आप देख रहे होते हो कि पुराने फ़ोन में ये वाली तो एप्लीकेशन चलती नहीं है, ये नया मेरा ये फ़लाना फ़ोन है, इसमें ये चल रहा है, ये वाला ऐप चल रहा है, ये नहीं चल रहा। तो ये क्या है कि वक्त के हिसाब से और उसकी जो आपका सेल फ़ोन है उसकी रेंज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फंक्शंस कौन से हैं, टेक्नोलॉजी उसमें कौन सी है, तो उस हिसाब से जो अपडेट ऐप्स है ना वो चलते हैं। और जो न्यू एंड्रॉयड मोबाइल है उसके अंदर अपडेशन वैसे भी चलती रहती है कि अब इस ऐप को अपडेट करने की ज़रूरत है, और अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो फिर वर्किंग ही नहीं करेगा। अब आजकल टेक्नोलॉजी में कुछ इस तरह का सिस्टम रन हो चुका है कि अपडेशन ज़रूरी हो गई है हर चीज़ में, पहले इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। तो अब हर चीज़ में जिद्दत भी है और कसरत भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से कि हर चीज़ उसी तरीके से यूज़ होती रहे, तो इसलिए उन्होंने अपडेशन को ऐसे जैसे मैंडेटरी ही कर दिया है हर चीज़ में। तो इन चीज़ों का जब हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहें तो इन चीज़ों को नोटिस करते हुए करना चाहिए। अब नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। एंटीवायरस को इंस्टॉल करने का मेजर मतलब मेन स्टेप्स क्या क्या तरीका है। टू कीप आवर कंप्यूटर सिक्योर एंड फ्री फ्रॉम वायरसेस वी नीड टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जब भी आप पीसी यूज़ करो, ठीक है, सिस्टम यूज़ करो, तो उसमें एक एंटीवायरस ज़रूर इंस्टॉल कर लो ताकि सिस्टम सिक्योर रहे। हाँ वहाँ रोज़ बरोज़ क्योंकि नेट यूज़ होता है तो आप किसी ना किसी टेंशन में ना रहें, फाइल्स करप्ट नहीं हो, ठीक है। अब तो स्कैनिंग भी होती है प्रॉपरली, जब हम मेलिंग कर रहे होते हैं, कोई फाइल रिसीव हुई है, सेंड हो रही है, तो वो उसकी स्कैनिंग होती है। मोबाइल एंड्रॉयड्स के अंदर भी हर एप्लीकेशन फाइल की स्कैनिंग हो रही होती है पहले कि ये एंटी वायरस के हिसाब से ये वायरस फ्री है या नहीं है, सिक्योर है कि नहीं, देन आप उसको ओपन करते हो, वो सिस्टम आपको बता देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो a number of the free antivirus software are available online. ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं ये सब, इनको ऑनलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा सीडीज और डीवीडी से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। AVG, Avast, Avera and Kaspersky are some of the free antivirus software. ये नाम अच्छे हैं, यानी इनके ऊपर आप ट्रस्ट करके इनको इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए भी हमें सही जो रिलायबल एंटीवायरस है जो वही इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। इसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन नॉलेज होते हुए जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और एटलीस्ट अगर हम प्रैक्टिकली इसको पर्सनली इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तब भी नॉलेज हो तो हम किसी दूसरे को ज़रूर गाइड कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी की समझ ज़रूर रख सकते हैं। So these days we need to download installation file from respective antivirus software and run it, but make sure that computer has the access of internet, ठीक है। इंटरनेट होगा तभी ये पॉसिबल है। आफ्टर रनिंग द इंस्टॉलेशन फाइल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर, खुद ब खुद ही वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। जिस ऑप्शन को क्लिक करना होता है उसको एक्सेप्ट करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज द वायरस डेटाबेस विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम टू टाइम। तो अपडेशन इसकी भी चलती रहती है ताकि प्रोटेक्शन इसकी ऑन रहे विंडोज़ के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और जिस जिस चीज़ की अपडेशन की ज़रूरत होती है ये ऑटोमेटिकली खुद ही होता जाता है टाइम के साथ। वी मस्ट अपडेट आवर वायरस डेटाबेस फॉर प्रिवेंटिंग
वायरस थ्रेट्स। तो इसको साथ साथ हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। वैसे भी ये मैसेजेस भी आ जाते हैं ना कंप्यूटर में, वो सिस्टम खुद हमें अलर्ट भी करता रहता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है स्कैनिंग भी करता है वो। तो आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करके भी देखें। इस चीज़ को आप तभी समझेंगे जब आपने देख लिया, समझ में आ गई, सुन लिया। अब जब आप इसको हाथ से करके देखेंगे एक दफ़ा, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। आप ज़रूर इसको, ये जो एंटीवायरस के नाम है इनमें से कोई भी आप एंटीवायरस इंटरनेट से डाउनलोड करके देखें कैसे होता है कंप्लीट प्रोसेस, तब आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में MCQs है, चूज द राइट आंसर। सो नंबर 1 है द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है एंटीवायरस, फिर ऑप्शन बी है स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन सी इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, एंटीवायरस क्या करेगा? वो तो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू से हम प्रोग्राम्स ओपन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रोग्राम या किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, आइकन्स वगैरह को सिलेक्ट करते हैं। फिर सी पे है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट है ऑफिस ऑटोमेशन यानी ऑफिस इंस्टॉलेशन, ऑफिस MS ऑफिस जो होता है। तो जो बेसिक सारी टास्क को जो जनरली परफॉर्म करता है वो कौन सा है? जाहिर है कि वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सी को टिक करें। नंबर 2 पे देखिए, आ प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये आपने स्टार्टिंग में चैप्टर में भी पढ़ा सुना कि एक यूज़र की इंटरेक्शन किस तरह से कंप्यूटर के साथ होती है। जो मीडियम है ना, जैसे हम अपनी कमांड्स और इंस्ट्रक्शन को इस मशीन को देते हैं, तो वो जो सिस्टम हमारी कमांड्स को इस मशीन को कन्वे करता है, वो सिस्टम जो इंटरप्रेट करता है वो क्या होता है? उसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, नीचे ऑप्शन है जैसे कि माई डॉक्यूमेंट है, स्टार्ट मेन्यू है, डेस्कटॉप है, इंटरफेस है। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, दैट इज द इंटरफेस, ये आंसर है। नेक्स्ट नंबर 3 पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्यूटर, स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेकिंग इट रेडी टू वर्क इज रेफर टू एज। यानी डिफरेंट तरह की टास्क, जैसा कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को, इसकी चीज़ों को, इसकी प्रोसेसिंग को चेक करना। ठीक है, कंप्यूटर की चेकिंग करना, फिर विंडोज़ को स्टार्ट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी OS को स्टार्ट करना, या फिर किसी भी फंक्शन के लिए, किसी परफॉर्मेंस के लिए इसको रेडी करना कि अब ये टास्क परफॉर्म करनी। तो इसके लिए रेफ़र किया जाता है, कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए है रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर ऑप्शन बी है बूटिंग, ऑप्शन सी है एरर चेकिंग, और ऑप्शन डी है फाइल मैनेजमेंट। तो इसमें जो नंबर 3 के ऊपर आंसर है वो है बूटिंग यानी ऑप्शन बी। Then number 4, the number of users or user that can access the resources simultaneously on a multi-user OS in या R। मतलब यह है कि एक यूज़र है वो या ज़्यादा है या क्या। नीचे ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन ए है 1, फिर है 2, फिर many है, फिर only administrators। ठीक है, तो वो एक यूज़र है या ज़्यादा है, या सिर्फ एडमिन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कि एक ही वक्त में मल्टी यूज़र यानी एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी यानी मैनी। देन नंबर 5, विच मैनेजमेंट कंट्रोल्स द डायनामिक एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी etc। यानी वो कौन सी चीज़ है, कौन सी मैनेजमेंट है इसमें से? जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रिसोर्स, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है IO, एंड ऑप्शन डी है यूज़र। अब इनमें से कौन सा वर्ड आएगा जो मैनेजमेंट के साथ आएगा? वो वाली मैनेजमेंट है जो कि क्या चीज़ें कंट्रोल करती है? एलोकेशन और डी एलोकेशन वगैरह को। ठीक है, सिस्टम के और प्रोसेसर में उसकी मेमोरी को, इस तरह के फंक्शंस को। तो वो मैनेजमेंट कौन सी है? इसका आंसर है नंबर 5 का है सी, रिसोर्स
मीन्स के ऑप्शन है ए, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट। जो रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल करती है सारी एलोकेशन वगैरह को, प्रोसेसर, मेमोरी वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स, ठीक है। जॉब्स यानी कि टास्क या कोई काम ग्रुप की फॉर्म में, ग्रुप फॉर्मेशन में किए जाते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी टाइप है? वो ऑप्शन ए देखिए बैच प्रोसेसिंग है, फिर ऑप्शन बी है टाइम शेयरिंग, फिर ऑप्शन सी देखिए सिंगल यूजर है, और ऑप्शन डी है रियल टाइम। सो इनमें से ऑप्शन है 6 का आंसर है ए, यानी कि बैच प्रोसेसिंग। बैच मतलब ग्रुप बनाना, ग्रुप के अंदर फॉर्मेशन होती है जॉब्स टास्क की, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें टाइप है बैच प्रोसेसिंग की। Number 7 है the system that guarantees that critical tasks should be completed without shortest delay is। वो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें जब टास्क परफॉर्म करनी होती है तो बिल्कुल टाइम के ऊपर, थोड़ा सा भी टाइम में जो उसका टाइम स्केड्यूल होता है इसमें डिले नहीं हो सकता। वो है ऑप्शन ए है बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है हार्ड रियल टाइम, फिर ऑप्शन सी है सॉफ्ट रियल टाइम, एंड देन ऑप्शन डी है टाइम शेयरिंग। तो इसमें आंसर आएगा नंबर 7 में बी, यानी कि हार्ड रियल टाइम। नंबर 8 है DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बी है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है सिंगल यूजर OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS जो है वो एग्जाम्पल है सी की, यानी कि ऑप्शन सी को टिक करें, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट नंबर 9, the group of programs that helps office workers to do a number of routine tasks easily and efficiently is called। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी एंटीवायरस, एंड ऑप्शन डी ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। तो नंबर 9 में जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी ऑफिस ऑटोमेशन। नेक्स्ट नंबर 8, नंबर 10 है the operating system that allows frequent switching from one task to another is। ऑप्शन ए है बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी सिंगल यूजर, एंड ऑप्शन डी टाइम शेयरिंग। तो नंबर 10 में जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, यानी टाइम शेयरिंग। स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर आपने अटेंड किया, यानी कि इनके लेक्चर्स आपने सुने। अब इसकी समरी जो बुक में प्रोवाइड की है उसको आपने एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। जब आप ये लेक्चर सुने फिर बुक में आप सारे टॉपिक्स भी पढ़ लें। उसके बाद जब आप प्रिपेयर कर रहे हो टेस्ट के लिए या पूरे चैप्टर को एज अ होल, तो आप समरी को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें सारे की पॉइंट्स होते हैं, तो रिवाइज हो जाता है, रिमाइंड हो जाता है आपके माइंड में ना कि ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं, ऑल द एक्सरसाइजेस रिगार्डिंग the question, answer or other of chapter 2 will be uploaded soon। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।